हेलो बच्चों, आज हम लोग 30 जनवरी 2024 की जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था जेई मेन का उसको डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बेटा जो जेई मेन के पेपर हो रहे हैं वो पेपर एकदम आसान पेपर आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है, आगे पेपर होने वाला है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जितना हो सके। मतलब किसी क्वेश्चन पे रिस्क लिए बिना आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चलो अब वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, ये पहला क्वेश्चन है एक्चुअल में फ्रिक्शन और वर्क डन का कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है कि एक ब्लॉक जिसका मास 1 किलोग्राम है इंक्लाइंड सरफेस पे उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो 10 मीटर जब इसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा ऊपर की तरफ, तब तक ये जो पुलिंग फोर्स 10 न्यूटन है इसका फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा। तो बेटा जितना वर्क फ्रिक्शन नेगेटिव में करेगा यहां से वहां तक के डिस्प्लेसमेंट में, उतना ही वर्क डन पॉजिटिव में पुलिंग फोर्स को करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो बेटा जी एफ बी डी बनाओगे तो ऐसे एम जी साइन थीटा होगा, एम जी कोस थीटा होगा। यहाँ थीटा की जो वैल्यू थी वो बेटा 60 डिग्री दे रखी थी। तो अगर आप इस तरफ एम जी कोस थीटा की अगर बात करें तो एम जी कोस थीटा हो जाएगा एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। और ऐसा नॉर्मल रिएक्शन होगी और नॉर्मल रिएक्शन बेटा जी इसको बैलेंस करेगी, तो जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और उसकी जो वैल्यू अगर बात करें तो वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू यहाँ पे बेटा दे रखी है आपको, म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है, तो 0.1 म्यू की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई एम जी कोस थीटा ही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। तो एम की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी थी 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो ये एम जी हो जाएगा बेटा 10/2, तो 5 हो जाएगा ये। तो यहां से आपको मिलेगा 0.5, इतना एफ के मिलेगा। अब इतना एफ के मिलेगा तो बेटा जी फ्रिक्शन जो है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क करेगा वो हो जाएगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना बेटा 0.5 है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर, तो माइनस ऑफ 5 जूल वर्क आएगा फ्रिक्शन का। वो माइनस किस वजह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो आपको पता है कि वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा, तो एफ एस कोस थीटा की वैल्यू -1 बन जाएगी, इसकी वजह से ये आ जाएगा। तो इसने पूछा है कि इस पुलिंग फोर्स का फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन बताओ, तो वो कितना हो जाएगा बेटा जी, +5 जूल हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूटन लॉ जो मोशन का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ऐसे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। तो आपको T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इन तीनों को सिस्टम मानते हुए एक्सेलरेशन निकालेंगे फटाफट। जब तीनों को सिस्टम मानेंगे तो बेटा ये जो टेंशन T1 और T2 है ये इंटरनल फोर्सेज बन जाएगी, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बेटा वो पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, और टोटल मास बेटा 10 किलोग्राम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1। अब बेटा T1 निकालना, तो T1 निकालने के लिए केवल इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाकर एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाए 2 किलोग्राम का, तो ऐसा टेंशन क्या है बेटा जी, T1 है। तो T1 ही इस पे नेट फोर्स है, तो T1 इक्वल टू होगा एम ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन, कितना 1 है। तो T1 की वैल्यू बेटा 2 न्यूटन आएगी। और सिमिलर T2 निकालना है तो इसका एफ बी डी बना सकते हो या फिर 5 किलोग्राम का बना सकते हो। मैं 5 किलोग्राम का एफ बी डी बनाकर फोर्स इक्वेशन लगा रहा हूं। तो बेटा ऐसे पुलिंग फोर्स है 10 न्यूटन और ऐसे टेंशन है T2। तो नेट फोर्स उधर बेटा जो हो जाएगा 10 माइनस ऑफ T2, जो कि एम ए लिखोगे। एम की वैल्यू है 5 इंटू ए की वैल्यू 1 है बेटा, तो इसको इधर लाओगे तो T2 की वैल्यू आपको मिलेगी 5 न्यूटन। तो T1 बेटा 2 न्यूटन है, वो T2 5 न्यूटन है। तो T1 2 न्यूटन है, वो T2 5 न्यूटन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्लोप बतानी है किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन F में प्लांक कांस्टेंट ये है। तो आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जब न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब इंसिडेंट होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है h न्यू, यहाँ न्यू को F लिख रहा है, तो H इंटू एफ, वो एनर्जी जो है उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन के रूप में
काम में आ जाता है, और बाकी जो बचती है एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। तो वर्क फंक्शन बेटा जी अगर 5 माने तो प्लस क्या होगा के ई मैक्स। अब के ई मैक्स उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है जो इलेक्ट्रॉन बिना कोलाइड किए हुए डायरेक्ट ही इजेक्ट होता है, तो यहाँ के ई मैक्स लिखते हैं। और के ई मैक्स जो होता है वो होता है ई इंटू वी नॉट, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमें बेटा ग्राफ बनाना वी नॉट और एफ में, तो इस वाली टर्म को इधर लाएंगे तो ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू होगा एच इंटू एफ माइनस ऑफ 5। तो यहां से बेटा जी वी नोट की जो वैल्यू मिलने वाली है इससे डिवाइड करने पर एच डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई ई। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे कंसिडर करेंगे तो ये बिहेव करेगा वाई की तरह, ये बिहेव करेगा एक्स की तरह, तो ये स्लोप हो गई बेटा, और वो हो गया वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। तो बेटा जी यहां पर स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप आएगी एच बाई ई। तो एच बाई ई कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? आइस जो है उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा आप लोगों को, और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की स्टीम में। तो आपको ये पूछा है कि प्लॉट जब बनाएंगे टेम्परेचर और टाइम में। अब टाइम क्या होगा? टाइम वो टाइम होगा जब वो हीट अचीव कर रही है, हीट ले रही है कौन? आइस। फिर आइस किस में बदल जाएगी? वाटर में। वाटर किस में बदलेगा? फिर स्टीम में बदलेगा। तो अब बेटा आपको ये पता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को हीट देते हो तो जब ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा होता है, ठीक है, तो टाइम और टेम्परेचर में जब ग्राफ बनाते हो तो वो लीनियर ग्राफ बनता है। और लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फेज चेंज कर रहा होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और मैं ग्राफ बनाऊं किसमें बेटा? टेम्परेचर और टाइम में। तो शुरुआत में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ऑप्शन को देखें तो ग्राफ सारे के सारे नेगेटिव से चालू हो रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर के जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस में है। तो T इक्वल टू 0 पे बेटा टेम्परेचर कितना? -10 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे हीट मिलेगी आइस को, आइस क्या होगी? गर्म होगी, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगी, तो उसका जो ग्राफ होगा ऐसे लीनियर कुछ होगा। अब जब आइस मेल्ट हो रही होगी और वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी तो हीट तो ले रही होगी आइस, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा क्योंकि वहां फेज कन्वर्जन है। तो फिर आप टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ बनाओगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कब तक? जब तक कि सारी आइस मेल्ट ना हो जाती है। अब आइस मेल्ट होने से जो पानी बनेगा उसको जब हीट और दोगे तो अब पानी गर्म होना चालू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन बेटा इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक जैसे नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा कि बेटा डी क्यू जो होता है वो होता है एम एस डी टी होता है। अब डी क्यू जो है वो क्या है? थोड़े से टाइम में मिलने वाली हीट। वो थोड़े से टाइम में मिलने वाली हीट को कह सकते हैं हीटर की पावर मल्टीप्लाई बाई डी टी। तो यहां से जब तुम लोग इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप बेटा किस पे डिपेंड कर जाएगी? स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड कर जाएगी। और आपको पता है कि वाटर और आइस की स्पेसिफिक हीट सेम नहीं होती है। अब बेटा ऐसे ग्राफ कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाए। और जब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और टेम्परेचर अब टाइम के साथ तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आगे ग्राफ होगा ऐसे। लेकिन हमें क्या करना है? स्टीम ही बनानी है, स्टीम को और हीट नहीं करना है। अगर स्टीम को और हीट करते तो अगेन ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता। तो इन चारों ऑप्शन को देखें तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात? बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है एक टावर से जिसकी हाइट कितनी बेटा? 400 मीटर है। एंगल अलग अलग है, 45 और 60 डिग्री एंगल पर उनको प्रोजेक्ट किया है। अगर वो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है उनका, मतलब एक ही टाइम पर वो ग्राउंड पे पहुंचते हैं, तो हमें क्या करना है? उनकी इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो देखना है। तो बेटा ध्यान से सुनना, सीधी सीधी बात। ये टावर जिसकी हाइट 400 मीटर है, यहां से किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है। ये एंगल कितना बेटा? थीटा है। वेलोसिटी मान लेते हैं u है। तो अब बेटा ऐसे प्रोजेक्टाइल करते हुए ये जमीन पे आके गिरेगा।
इस क्वेश्चन को या इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको पता है जितने भी प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए जाते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। तो u का इधर वाला कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट बनेगा बेटा ये u sin थीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बेटा वो डिपेंड करेगा u sin थीटा पे, क्योंकि आपको पता है कि यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए आप y डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाओगे और y डायरेक्शन में जब सेकंड इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, तो बेटा जी टाइम ऑफ फ्लाइट इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अगर एक जैसा आ रहा है दोनों केस में, इसका मतलब है दोनों ही प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का वो एक जैसा होगा। अगर पहले पार्टिकल के वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो होगा u1 इंटू साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 45, तो ये बनेगा 1/√2 इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए u2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री जो कि √3/2 बन जाएगा। अब बेटा जी ये और कैंसिल करोगे तो यहां रूट हो जाएगा, तो u1 बाई अगर u2 की बात करूं तो ये बनेगा √3/√2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या √3/√2? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है मुझे और आसान ही लग रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वोल्टमीटर की अगर रीडिंग 1 वोल्ट है तो हमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको बेटा सीधा सीधा पता है कि वोल्टमीटर की रीडिंग किसके बराबर होती है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है उन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के बराबर तो वोल्टमीटर की रीडिंग होती है। तो आप क्या करो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर उसको किसके बराबर पुट कर दो बेटा, उसको 1 वोल्ट के बराबर पुट कर दो। अब निकालेंगे कैसे, एकदम आसान है। मान लेते हैं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है आरवी। अब सीधी सीधी गणित ये कि बेटा ये आरवी और ये 100 जो है दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को उड़ाकर यहाँ पे सिंगल लगाया जा सकता है और सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आरवी इंटू 100 डिवाइडेड बाय आरवी प्लस ऑफ 100, और ये बेटा जी क्या है 200, और ये क्या है बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी बता रखी है 5 वोल्ट। अब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है बेटा, पहले करंट निकालो फटाफट। करंट मान लो आई, तो आई इंटू दिस करते ही तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी बेटा 5 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और नेट रेजिस्टेंस देखो तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए, तो इन दोनों का नेट बनेगा 100 इंटू आर वी डिवाइडेड बाय आर वी प्लस ऑफ 100 और प्लस ऑफ 200, ये आई हो गया। इनटू में क्या करोगे, ये आर करोगे, तो ये आर बेटा क्या है आर वी इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर वी प्लस ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या है 1। या ऐसे भी कर सकते थे कि यहां ड्रॉप अगर 1 आया तो वहां ड्रॉप 4 का आया, तो यहां पर आई इंटू आप 200 इक्वल टू 4 लिख सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे करना चाहते तो। अब बेटा इसको सोल्व करें तो एक काम कर लो बेटा जी, ये वाला जो फैक्टर नहीं, ये वाला फैक्टर, ये पूरा का पूरा फैक्टर, ये इंटू ये, इस पूरे फैक्टर को 1 की तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर यहां बचेगा 500 इंटू आरवी इज इक्वल टू, अब ये फैक्टर जब उधर जाएगा तो आपको यहां पे मिलेगा आरवी प्लस ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर। अब बेटा इस वाले फैक्टर में एलसीएम आरवी प्लस 100 ले लेना, तो वो आरवी प्लस 100 जो है वो इस आरवी प्लस 100 को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब बेटा जी यहां पे आपको मिल जाएगा 100 आरवी, वो तो यहां से मिलेगा, ये 200 इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो प्लस ऑफ 200 आरवी मिलेगा और प्लस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा जी कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। अब देखना ये 200 आरवी 100 आरवी 300 आरवी और इधर 500 आरवी है, तो इधर कितना बच गया बेटा 200 आर ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू 20,000। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, ओ तो आरवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ओम आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगला जो क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो सर्किट है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप इन फॉरवर्ड बायस अक्रॉस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड आर दिस एंड दिस। ये तो पढ़ाते भी है कि जर्मेनियम का जो डायोड होता है उसके फॉरवर्ड बायस में उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 आता है और सिलिकॉन में 0.7 आता है। तो आपको क्या बताना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
2.5 किलो ओम। अब देखना बेटा, इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट है। 15 वोल्ट में से यहां ड्रॉप होगा 0.7 और यहां होगा 0.3, तो यहां टोटल ड्रॉप कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। अगर 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया टोटल, तो 15 वोल्ट में से एक यहां ड्रॉप हो गया, तो फिर इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस नेट ड्रॉप क्या होगा? 14 वोल्ट ही ड्रॉप आएगा ना, 14 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड मानकर करंट निकाल लेंगे पहले। तो करंट ऐसे आई मान लेते हैं, तो आई निकालने के लिए सिंपल ओम्स लॉ लगाना। तो बेटा आई इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के अक्रॉस नेट ड्रॉप बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट ड्रॉप की वैल्यू बेटा 14 है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का नेट सीरीज में, तो कितना बन जाएगा? 2.5 प्लस 1.5, तो ये बन जाएगा 4 किलो ओम। लेकिन अब बेटा हमें क्या निकालना है? हमें निकालना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा, जिसको कहते हैं V अक्रॉस 2.5 ओम, इज इक्वल टू होगा I इंटू 2.5। तो I की वैल्यू कितने बेटा, इसको सोल्व करोगे तो 7/2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी? 2.5। अब बेटा मैंने यहाँ किलो ओम को ओम में इसलिए नहीं बदला, क्योंकि यहाँ किलो ओम में रख दिया और इंटू में भी किलो ओम में रख दिया, तो किलो ओम से किलो ओम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमें वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। अब बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो कितना बनेगा? 17.5 मिलेगा इनका प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई 2। अब 17.5 को 2 से डिवाइड करें तो 8, 16, फिर कितना आएगा? 1, 5, 7, 5, इतना वोल्ट आ जाएगा बेटा इसको सोल्व करने पर। तो 8.75 वोल्ट तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इंटेंसिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए पॉइंट सोर्स है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, इट्स इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स इज आई। तो इंटेंसिटी बतानी 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट सोर्स की पावर P है, तो उस पॉइंट सोर्स से R डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होती है I, उसका फॉर्मूला होता है P डिवाइडेड बाय 4πr² होता है बेटा, आया ना। अब पावर तो सेम ही रहेगी दोनों केस में, और 4π वाला फैक्टर भी सेम रहेगा, इसका मतलब I इज प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि I इंटू r² इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। मतलब आप 2 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट और 4 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट बराबर कर सकते हो। तो 2 सेंटीमीटर पे बेटा इंटेंसिटी बता रखी आई, इंटू r² की जगह लिखोगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? I डैश क्या है? 4 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी है, इंटू r² की वैल्यू बनेगी बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो I डैश की वैल्यू मिलेगी I/4। तो I/4 कौन सा ऑप्शन है बेटा? थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेशर P वर्सेज वॉल्यूम V ऑफ ए TD प्रोसेस शोन इन द फिगर, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। बेटा यहाँ ऑप्शंस है, मतलब क्या होगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, वो देखना हमें। और गामा की वैल्यू 1.5 है। अब याद करो बेटा जी, जब हम पीवी ग्राफ बनाते थे, तो पीवी ग्राफ की जो स्लोप होती थी वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होती थी -P/V, और उसके मोड की बात करें तो वो होती है P/V। और अगर एडियाबेटिक है या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक कौन सा वाला? P इंटू V की पावर कैपिटल L इक्वल टू K वाला। तो ऐसे वाले में जो स्लोप होती थी वो होती थी dP/dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ P/V होता था। अगर मोड की बात करें, स्लोप की मोड की बात, तो dP/dV का जो मोड बनता है वो बनता है बेटा n इंटू P/V। तो अब ये क्वेश्चन जो है स्लोप से ही सोल्व होने वाला है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो दोनों ही ग्राफ के लिए एक जैसा है, इसका मतलब ये फैक्टर एक जैसा हुआ। तो अब बेटा स्लोप का मोड उसके लिए ज्यादा होगा जिसके लिए n ज्यादा होगा, हाँ या ना। अब बेटा स्लोप का मोड a के लिए ज्यादा है, इसका मतलब a के लिए n ज्यादा है, n ज्यादा होने का मतलब पावर ज्यादा होगी किस पर? V पर। तो ये कह सकता हूं कि a के लिए P इंटू V की पावर NA और B के लिए P इंटू V की पावर NB, अगर ऐसा लिखा जाए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए,
तो बेटा जी एन ए जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू एन बी अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो अब ये देखो कि ऐसा किसके लिए बन रहा है, फॉर प्रोसेस ए पी इंटू वी की पावर 1 एन 1 दे दिया इज कांस्टेंट एंड फॉर वी पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा गामा की वैल्यू देखो 1.1 है तो यहां पावर 1.1 है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो रही है, लेकिन होनी क्या चाहिए थी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट तो गलत है बेटा। दूसरा P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए, ए के लिए है और बी के लिए P इंटू वी की पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये सेट हो गया देखो इससे, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन फॉर प्रोसेस ए P इंटू वी की पावर 1.5 और यहां पे गामा है और गामा की वैल्यू 1.1 है, इसका मतलब ये ज्यादा जा रहा है, ये ज्यादा जा रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन फॉर प्रोसेस ए वी की पावर बेटा 1.2 है और यहां बी में 1 है, ए में ज्यादा होनी चाहिए थी पावर, तो ये भी सही होगा। इसका मतलब इसके दो ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज गिवन बाय दिस इज फाइंड आउट द करंट फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर करंट थ्रू इट चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। तो बेटा ये एसी करंट का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसी एसी सर्किट में रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और उसमें बहने वाला करंट सेम फेज में होता है। तो अगर मैं करंट की इक्वेशन बनाऊं तो करंट की इक्वेशन बनेगी आई इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 0, क्योंकि फेज डिफरेंस आएगा नहीं कुछ। अब बेटा जी इस क्वेश्चन को हम करेंगे एसएचएम से सिंपल, मतलब एसएचएम से सोल्व करेंगे और सिंपल वे क्या रहेगा कि सर्कल मेथड से सोल्व करेंगे इसको। इसने पूछा है कि करंट की वैल्यू आई नोट बाई 2 से आई नोट होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सर्कल बनाएंगे। तो ऐसा सर्कल बना लेते हैं बेटा, यहां पे क्या होगा, आई इक्वल टू 0 होगा, यहां आई नोट होगा, यहां माइनस ऑफ आई नोट होगा, दिस इज द रेफरेंस लाइन आरएल है। अब बेटा जी शुरुआत में करंट की वैल्यू कितनी है, आई नोट बाई 2 मीन्स यहां पर है कौन, करंट की वैल्यू, और ये है आई नोट बाई 2, आई नोट बाई 2 है, और करंट की वैल्यू बढ़कर यहां तक जाने वाली आई नोट तक। तो अब सर्कल में क्या होगा, आपने एसएचएम में पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे एसएचएम करता और यहां होता उधर जा रहा होता तो सर्कल में उसका इक्विवेलेंट पार्टिकल यहां होता है। तो यहां से यहां जाने का मतलब सर्कल में यहां से यहां आना, तो सर्कल में कितना घूम जाना, इतना एंगल घूमना। अब बेटा ये थीटा एंगल मैंने मान लिया, अब थीटा कैसे निकालूंगा, ये आई नोट बाई 2 है, ये आई नोट है, तो बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा की जो वैल्यू बनेगी 1/2 बनेगी। मतलब थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखोगे तुम, 60 डिग्री को लिख दोगे π/3। अब आपको पता है कि सर्कल में थीटा एंगल घूमने के लिए रिक्वायर्ड टाइम जो होता है वो थीटा बाई ओमेगा होता है, और इसमें होता क्या है सर्कल मेथड में कि जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एसएचएम की उतनी ही एंगुलर स्पीड होती है इसके इक्विवेलेंट पार्टिकल की। तो बेटा यहां से यहां जाने का टाइम मान लेती है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 100 पाई है, पाई से पाई कैंसिल करने पे आंसर आएगा 1/300 सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास कैपिटल एम है और ये 3 इक्वल न्यूक्लियाइज में ब्रेक हो जाता है और मास डिफेक्ट डेल्टा एम भी मिलता है। तो हमें क्या बताना, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच डॉटर न्यूक्लियाई इफ दे आर इक्वल मास साइज। अब बेटा कोई बड़ा न्यूक्लियस था जिसका मास कैपिटल एम है और ये अगर रेस्ट में पड़ा हुआ है और अचानक से ये 3 छोटे न्यूक्लियाइज में डीके हो जाता है, टूट जाता है, वो तीनों का मास एक जैसा है, तो इसमें आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है हमें। और अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से सोचें तो सीधी गणित ये हुई कि बेटा तीनों जो टुकड़े होंगे इसके वो इस तरीके से उड़ने चाहिए कि तीनों का नेट लीनियर मोमेंटम क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए, क्योंकि डीके से पहले, इसके टूटने से पहले इसका लीनियर मोमेंटम 0 है। और आपको पता है कि अगर 3 वेक्टर एक दूसरे से 120 120 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 बनता है। तो अब इसके तीनों टुकड़े कुछ ऐसे भागेंगे, एक ऐसे भागेगा, एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा,
इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, मास बराबर है। अब मास कितना कितना वो सुनो बेटा, टोटल मास कितना था पहले, कैपिटल एम था, जिसमें से डिफेक्ट मास डिफेक्ट कितना आया है, डेल्टा एम आया है। तो अब मास कितना बच गया है, कैपिटल एम माइनस ऑफ डेल्टा एम बच गया है तीनों का, तो एक का कितना होगा, बाई 3 होगा। अब हमें वेलोसिटी पूछिए, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, इस मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस किस फॉर्म में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदलेगी, हीट की फॉर्म में बदलेगी, साउंड की फॉर्म में बदलेगी। लेकिन हमें साउंड हीट इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे अब कि जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सारी की सारी किस फॉर्म में बदल गई है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बदल गई है। तो इन तीनों फ्रेगमेंट्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी हम किसके बराबर निकाल पुट करेंगे, जो एनर्जी रिलीज हुई है किसकी वजह से, डीके की वजह से या मास डिफेक्ट की वजह से। तो बेटा एक टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू मास ऑफ एक टुकड़ा, जो कि कैपिटल एम माइनस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 3 है, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी रिलीज ड्यू टू डीके, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। अब बेटा ये 6 बन गया, 6 यहां आ जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 6 डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस डेल्टा स्मॉल एम। तो v की वैल्यू बनेगी उसका रूट बनेगा, तो सी स्क्वायर बाहर निकाल लें, तो फिर बेटा पहला आंसर इसका सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, एकदम आसान क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेटा वर्नियर कैलिपर का। ये कह रहे हैं कि एक वर्नियर कैलिपर, इन ए वर्नियर कैलिपर 49 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब ये हुआ कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन कितना बेटा जी, 0.5 mm है। तो हमें क्या बताना है, वर्नियर कांस्टेंट बताना। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है लिस्ट काउंट। तो आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, 1 VSD निकालेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितना बनेगा 49 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 50 mm। कोई दिक्कत है। अब बेटा लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का बेटा, 0.5 mm का, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि है 49 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.5 mm। अब बेटा यहां से हम कॉमन क्या ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे 0.5 mm। तो 0.5 mm कॉमन ले तो अंदर बचेगा 1 माइनस 49 बाई 50। उसको सोल्व जब किया जाएगा तो 1 बाई 50 बन जाएगा, 1/50 बन जाएगा, इतना mm। तो इसको आगे फिर सोल्व करें तो बेटा जी एक काम करते हैं, यहां 0 लगाते हैं, ये डेसिमल उड़ा देते हैं, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 100 mm। 1 डिवाइडेड बाई 100 mm का मतलब हो गया 0.01 mm। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या कह रहा है, दिस जूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इन टाइम टी नॉट, फाइंड द टोटल मोमेंटम imparted इफ द सरफेस इज कंप्लीटली अब्जॉर्ब। तो ये बड़ा एक्चुअल में क्वेश्चन आप मानना चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स का भी मान सकते हो, और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी मान सकते हो। जेई में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है ये चीजें। तो यहाँ सीधी सीधी गणित ये है कि बेटा जी एक ये क्या है जी, कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग सरफेस है और इस पे फोटोन आकर गिर रहे हैं, उन फोटोन्स की टोटल एनर्जी इतनी है और वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उनका लीनियर मोमेंटम गायब होगा, उसकी वजह से वो लीनियर मोमेंटम इसको अब्जॉर्बिंग सरफेस को मिलेगा। अब आपको पता है कि अगर कोई फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है तो उसका मोमेंटम जो होता है h बाई लैम्बडा होता है। अब ये जब जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा तो सारा लीनियर मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, दीवार को, या जो भी अब्जॉर्बिंग सरफेस है उसको ट्रांसफर कर देगा। अब बेटा जी मैं मान लेता हूं कि कितने फोटोन इंसिडेंट हुए हैं, n फोटोन इंसिडेंट हुए हैं, तो अब n की वैल्यू निकालना पहली प्रायोरिटी रहेगी अपनी। अब n कैसे निकालेंगे बेटा, एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके आता है, hc बाई लैम्बडा, तो n फोटोन जितनी भी एनर्जी लेके आएंगे टोटल वो इतनी होगी जो कि गिवन हमें है। इसे एक बार ई कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं बेटा, ई। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n की वैल्यू जो मिलेगी वो ई लैम्बडा डिवाइडेड बाई hc मिलेगी।
अब आपको पता है कि एक फोटोन की वजह से सरफेस को कितना लीनियर मोमेंटम मिलेगा, h बाई लैम्बडा मिलेगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा फोटोन। तो n फोटोन से टोटल कितना लीनियर मोमेंटम मिलेगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो वो आंसर होगा n इंटू h बाई लैम्बडा, n इंटू h बाई लैम्बडा। बट एक काम कर लेते हैं ना, यहां से n इंटू h बाई लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख लो, कितनी हो जाएगी, e बाई सी होगी। अब बेटा e की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 5 जूल गिवन है, अपॉन सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। सोल्व करें इसको, 2 आ जाएगा और उधर 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। तो यह आंसर सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में एक पार्टिकल है जिसको क्या कहा, इज प्लेस्ड ऑन अपवर्ड पैराबोलिक कर्व हैविंग इक्वेशन दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस व्हाट शुड द मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस सो दैट डज नॉट स्लिप। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअल में एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ऐसे पैराबोलिक वायर है, ऐसे पैराबोलिक वायर है, और आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इंक्लाइनेशन बोल दो या फिर टेंजेंट की जो स्लोप वाला एंगल है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा पार्टिकल के नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी बढ़ती है, ये पता आपको। अब बेटा मान लेते हैं पार्टिकल इस जगह जस्ट क्या रह पाता है, इक्विलिब्रियम में रह पाता है, और यहाँ पे टेंजेंट जो है कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। तो थीटा ही तो क्या है, इस जगह पे एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। और याद करो कि फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज के लिए एक रिलेशन बनता था tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब बेटा ये tan थीटा जो है उसकी वैल्यू x की टर्म में लिखी जा सकती है। कैसे, एक्चुअल में tan थीटा इस टेंजेंट की स्लोप हो, टेंजेंट की स्लोप को dy बाई dx लिखे, तो बेटा यहां से बताओगे dy बाई dx क्या मिलेगा, x बाय 2 मिलेगा, विच इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू ऑल्सो 1/2। तो यहां से बेटा x निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 मीटर। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट जहां रुका रह सकता है वहां का x कोऑर्डिनेट 1 हुआ। अगर x कोऑर्डिनेट 1 हुआ तो y कोऑर्डिनेट बेटा 1/4 हो जाएगा, और आंसर बन जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 15। दो पोलेरॉइड के बारे में दे रखा, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में है। दो पोलेरॉइड एक दूसरे से कितने डिग्री पे रखे, 45 डिग्री पे। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो एक्सिस होती है पोलेरॉइड्स की, वो एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल बना रही है। एक अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नोट है, पहले पोलेरॉइड पर इंसिडेंट होती है, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिविंग द सेकंड पोलेरॉइड, फाइनल इंटेंसिटी बतानी लाइट जब निकलेगी तो बेटा ये अगर यहाँ इंटेंसिटी आई नोट है और अनपोलराइज्ड लाइट है, तो आपको पता है कि पोलेरॉइड से निकलने के बाद में इंटेंसिटी I/2 बच जाती है, आधी बच जाती है। आगे बात समझो। और इस लाइट में यहाँ जो पोलराइज्ड हो गई है लाइट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसएचएम होगा पोलेरॉइड की एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस नई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 बनाएगा। तो आपने फिर एक मोल्स लॉ पढ़ा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि जब किसी पोलेरॉइड पर पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं जिसकी इंटेंसिटी आई है, और उस इंटेंसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसएचएम है वो पोलेरॉइड की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो बाहर निकलने के बाद में इंटेंसिटी हो जाती है I इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी I0/2, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ I0/2 आ रही है, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 बेटा 1/2 बनेगा, और आंसर आ जाएगा I0/4। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। तो कौन सा सही है, तीसरा आंसर सही हो जाएगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन बेटा। वेक्टर के क्वेश्चन है वैसे डायरेक्टली कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है वेक्टर का क्वेश्चन, तो ये अच्छी बात है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के बराबर है। इफ ए वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ दिस वेक्टर एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। और ये कोई तीसरा वेक्टर है, वेक्टर पहला तो कौन सा हो गया, ए हो गया, दूसरा हो गया बी, ये तीसरे वेक्टर की बात कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर और डायरेक्शन इधर है। इफ 3 and x आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन x की वैल्यू बता दी आपको। तो बेटा तीसरा जो वेक्टर है वो सी वेक्टर मान लेता हूं। तो सी वेक्टर कैसे निकालूंगा,
उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, मैग्नीट्यूड इतना ही है। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर बी के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, बी कैप लिख देंगे। यहाँ पे बी कैप की वैल्यू होगी 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी जो कि 5 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप। आगे बात समझ। अब बेटा जो वेक्टर सी है उसका x कंपोनेंट 3 है, तो y कंपोनेंट कितना 4, तो एक तो 3 बता रखा है, तो x क्या हो गया 4 हो गया, 4 का मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 इस टॉपिक का क्वेश्चन है, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा कुछ। मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, जहां बेटा c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और h क्या प्लांक कांस्टेंट है, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करते हैं हम कि बेटा जी इधर वाले कचरे का डायमेंशन और इधर वाले का डायमेंशन बराबर करना होता है, और क्या करना होता है, ये मास है तो मास की डायमेंशन बेटा आपको पता ही m1 होती है, इज इक्वल टू ये c है, तो c क्या स्पीड है, और स्पीड की डायमेंशन जो होती है L1 t की पावर -1 होती है, लेकिन इसमें पावर p लगी हुई है तो L की पावर p बनेगी और t की पावर -p बनेगी। अब g की डायमेंशन नहीं पता तो फटाफट कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें बाकी चीजों की डायमेंशन पता हो, तो आपको पता है कि F इक्वल टू होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है, तो g की वैल्यू जो बनती है वो बनती है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर। तो यहां से g की डायमेंशन फटाफट निकाल लेंगे। फोर्स की डायमेंशन जो होती है m1 L1 टी की पावर -2 होती है, इंटू में आर स्क्वायर है तो L2 बनेगा, अपॉन मास का स्क्वायर तो m2 बनेगा। तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा g की जो डायमेंशन है ये क्या बनेगी, m की पावर -1 बनेगी, L की पावर 3 बनेगी और t की पावर -2 बनेगी। लेकिन यहां पर g की पावर -12 है, तो यहां पे पावर -12 करनी है तुम्हें, तो m की पावर बन जाएगी हाफ, L की जो पावर है वो बन जाएगी -3/2, और t की पावर जो है बेटा -12 करोगे तो 1 बन जाएगी। h क्या है प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला फटाफट यहां साइड में निकाल लेते हैं। कैसे, हमें पता है कि E इक्वल टू होता है h इंटू न्यू। अब एनर्जी E क्या होती है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 टी की पावर -2 इज इक्वल टू h इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है साइकिल पर सेकंड, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा टी की पावर -1 किसका, न्यू का। तो इसको कैंसिल करो, यहाँ -1 बचेगा, तो h का डायमेंशन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये निकाल लिया फटाफट, m की पावर 1 L की पावर 2 टी की पावर -1। लेकिन यहाँ बेटा h की पावर क्या दे रखा है, आधा दे रखा है, तो इसके इंटू में जब आप करोगे तो m की पावर आधा लिखोगे, तो m की पावर आधा, L की पावर 2 है उस पर फिर रूट करना पड़ेगा, तो L की पावर 1 बनेगा, और बेटा t की पावर -1 है तो यहां पावर 1/2 है, तो यहां बन जाएगा t की पावर -12। आई एम राइट। तो बेटा जी यहां से अगर ध्यान से देखें तो देखो m की पावर यहां कितनी बन रही है, आधी और आधी 1 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर अब कुछ नहीं बचा है, m पे पावर 0, L पे पावर 0, t पर पावर 0 है, इज इक्वल टू यहां मतलब m0 L0 t0 हो गया। अब बेटा इधर L की बात करें तो L की पावर p, और यहां से हमें मिलेगा -3/2, और एक यहां से और मिलेगा +1, और t की पावर की बात करें तो t की पावर -p मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, और -12 मिलेगा। अब बेटा क्या करना है, इधर L की पावर 0 उधर भी 0, t की पावर 0 उधर भी 0 होनी चाहिए, तो इसको 0 पुट कर लो चाहे इसको 0 पुट कर लो, सेम ही आंसर आना है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा p -1/2 इक्वल टू 0, और उसको भी सोल्व कर लो, यही मिलने वाला है। तो बेटा जी यहां से p की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, तो दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 फिर बेटा किसका क्वेश्चन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है कि स्क्वायर लूप है जिसकी साइड बेटा 1 मीटर है, करंट दे रखा है आपको, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज दिस, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसमें सीधा सीधा आप क्या करोगे, आपको पता है कि एक फाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है μ0I अपॉन 4πr इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे बिकॉज इस लूप में 4 स्ट्रेट वायर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब बेटा इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, फिर इसका भी इधर बनेगा, इसका भी इधर बनेगा, सबका एक तरफ बनता है आपको पता है।
तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा और बीटा ढूंढने के लिए पहले तो ये बेटा सेंटर वाला पॉइंट छापो, फिर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर इनके एंड्स जो है तार के उनको मिलाओ। तो आपको पता है कि ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। तो अब यहाँ ये भी पता है कि बेटा जो स्क्वायर है इसका ये जो डायगोनल है ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये 45 और 45 एंगल होंगे। तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, किसकी वजह से, एक तार की वजह से, तो उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो हाफ हो जाएगा, ये हाफ ही हो जाएगा, इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा 1/√2 बनेगा, साइन बीटा भी 1/√2 बनेगा। सोल्व करोगे तो √2 पर बन जाएगा वो 1/√2 प्लस 1/√2। अब बेटा पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो यहां पे 10 बना देगा, तो ये बन जाएगा √2 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि 10 को उड़ा दिया 10⁻⁻⁶ कर दिया। अब बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, 4 से। अब यहां पे थोड़ा सा देखो, यहाँ 10⁻⁻7 ही है, तो एक काम करो इसको -7 ही रखो, लेकिन ये 10 यहां लिख दो। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें नेट फील्ड के लिए, तो यहां आ जाएगा 40, तो एन की वैल्यू 40 हो जाएगी बेटा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्लैनेट जिसका मास अर्थ के मास का 1/6 है, रेडियस जो है 1/3 है, इफ एस्केप स्पीड फॉर अर्थ इज दिस, देन एस्केप स्पीड फॉर प्लैनेट्स नियर वैल्यू बतानी इंटीजर में। आपको पता है कि सरफेस के लिए एस्केप स्पीड जो वी होता है उसकी वैल्यू होती है √2 ऑफ जी इंटू मास डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब किसी प्लैनेट के लिए देखोगे तो भी सेम ही होगा फॉर्मूला, लेकिन यहां मास ऑफ प्लैनेट होगा, यहां रेडियस ऑफ प्लैनेट होगा। अब सीधी सीधी बात सुन लो बेटा। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना, इसकी वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो 11.2 आती है। अब प्लैनेट की बात करें तो वी एस्केप फॉर प्लैनेट, वी एस्केप फॉर प्लैनेट इज इक्वल टू होगा √2 ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट होगा एम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय आर ऑफ प्लैनेट, जो कि बेटा क्या है r डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहां ऊपर 3 चला जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो यहां 2 बचेगा, तो 2 को बाहर निकालोगे तो ये बनेगा 1/√2 और इनटू में रह जाएगा ये फैक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है 11.2। तो v एस्केप फॉर प्लैनेट की जो वैल्यू आएगी बेटा 11.2 डिवाइडेड बाय √2 1.414। चलो एक बार इतना लिख लेते हैं। अब बेटा जी एक चलो इसको नियर इंटीजर की बात करें तो इसको 1.4 ही लिख के कर लेते हैं सोल्व। तो ये बन जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 14, ऐसे लिख दो। अब बेटा इसको 2 से कैंसिल करना है तो 112 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 56 डिवाइडेड बाय 14 7, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्या, तो 8 आंसर आ जाएगा इसका बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस एटम मूव इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बड़ा ये n1 इक्वल टू 1 है, ग्राउंड स्टेट है, ये n इक्वल टू 2 है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इक्वल टू 3 4 5 ये 6। तो 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां है और इलेक्ट्रॉन यहां से कहां ट्रांजिशन करता है, यहां ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो आपको पूछा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। अब बेटा यहां पे 2 चीजें होती है, एक चीज तो ये होती है कि अगर आपके पास एक ही एटम है और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन कर रहा है तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रम लाइंस मिल सकती है। तो उसका आंसर ऐसे देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन कर सकता है, फिर यहां से यहां कर जाए, फिर यहां से यहां कर जाए और यहां से यहां कर जाए, तो मैक्सिमम 4 लाइन मिल सकती है। क्योंकि अगर एक सीधा जंप करेगा तो फिर लाइंस की संख्या कम हो जाएगी। तो एक तो ये होता है, एक होता है कि बड़ा जैसे ये एटम है तो एटम्स का सैंपल है, अगर सैंपल है तो कितने टाइप के फोटोन मिल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो मुझे जहां तक ये लग रहा है स्पेक्ट्रम लाइंस की बात कर रहा है, कितनी टाइप की, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस
तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रकार की मिल सकती है उसकी बात कर रहा है। तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर n से 1 में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल या नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। वो तो तब होता है जब बेटा जी n से कहां आता है, यहां आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां लगा देंगे हम। इसमें क्या हो रहा है कि कहां आ रहा है बेटा, n इक्वल टू 2 में आ रहा है। कहां से आ रहा है, 6 में आ रहा है, 6 से आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, 2 को 1 मान ले। अगर 2 को 1 मान ले तो 6 को क्या मान ले, 5। अगर 2 को 1 मान लिया जाए तो 6 को 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएगी, n की जगह 5 लिखोगे, अब 6 नहीं लिखोगे। इंटू 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल करोगे 2, तो आंसर आना चाहिए 10। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 21 देखो। 21 क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली, सॉरी पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मास दे रही है अराउंड पॉजिटिवली इनफाइनाइट लाइन चार्ज एज शोन इन फिगर, टाइम पीरियड इतना। तो ये बताना, ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें आपको पता ही है कि इस चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज नेगेटिव है, पर ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो हमेशा क्या करेगी, खींच रखेगी। ऐसे कितना रखेगी, Q इंटू ई रखेगी। अब आपको पता है कि r डिस्टेंस पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 2k लैम्बडा बाई r। तो बेटा ये जो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई की वैल्यू लिखोगे 2k लैम्बडा बाई r। ये खींच फोर्स ही इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसको लिखा जा सकता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है क्या बात। अब बेटा जी यहां से देखो जी, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलने वाली है ये 2 है। अब बेटा यहाँ k उड़ा रखा है तो k को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार 2 को यहां रखता हूं, q को रखता हूं, लैम्बडा को रखता हूं, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं। r स्क्वायर बन जाएगा और m बन जाएगा। अब ये कैंसिल करोगे तो 2 बन जाएगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू मिलने वाली है तुम्हें वो मिलने वाली है रूट ऑफ q लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर स्क्वायर मिलने वाली है। टाइम पीरियड पूछा है तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से चलता है तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है। तो बाई ओमेगा करोगे तो ऊपर जाएगा रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर स्क्वायर बाई q लैम्बडा। हाँ जी बेटा जी, अब क्या कर रखा है इसने, देखो जी इसको, ये देखो क्यू लैम्बडा तो यहां ऐसा ही है, एम आर स्क्वायर भी ऐसा ही छाप रखा है, एप्सिलॉन नॉट भी छाप रखा है। अब बेटा यहां नहीं छाप रखा कुछ, तो इसको अंदर लेके जाए। अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंदर, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, ये तो बनेगा। अब बेटा यहां पे तो पाई स्क्वायर भी छाप रखा, तो ये भी छाप रखा है, इसका मतलब इसी को एक्स कह रहा है ये। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 8 पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू बेटा आप रख देना 22/7 या 3.14, तो उससे सोल्व हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा 22 क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ इतनी है लोकेटेड एट हाइट ऑफ दिस फ्रॉम अ सरफेस, तो टाइम पीरियड पूछा है। अब बेटा टाइम पीरियड पता है सिंपल पेंडुलम का कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, एल की वैल्यू 4 है और जी वहां पे जी कितना होगा वो देखना है। तो आपको पता है कि एच सरफेस पे जी की वैल्यू यहां कुछ नहीं बोला 10 लेके चल लेते हैं तो उसी से इंटीजर बनेगा, तो 10। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माने तो उसकी वैल्यू होगी जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे है पेंडुलम तो वहां पे जी की वैल्यू कुछ जी डैश होगी, और जी डैश की वैल्यू होगी जी एम डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बनेगा। अब बेटा ये वैल्यू 10 होती है हमें पता है, तो वहां जी डैश की वैल्यू होगी 10/4, तो जी की जगह आप 10/4 लिखोगे यहाँ पर। आगे बात समझ। अब बेटा ऊपर 8 बना रखा तो इसको क्या कर रखा है, काट रखा है ऐसे, ऐसे 2 और ये 5, तो टी की वैल्यू बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 8/5, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2
identical charged particles connected with light strings from a common point as shown. After putting arrangement in the liquid, the angular separation between blocks या जो भी objects है उनके बीच का angular separation ये बदलता नहीं है if relative density of particles is this and that of liquid is this. तो हमें क्या बताना है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हम पहले भी देख चुके हैं, जेईई मेंस में एक दो बार आ चुका है पहले से। तो इसमें क्या किया जाता है कि एफबीडी बना के फोर्सेज बैलेंस करते हैं। यहाँ एफबीडी बनाए तो ऐसे क्या लगेगा, एमजी लगेगा, और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा एफई, और ऐसे टेंशन टी लगेगी। अब बेटा ये टेंशन का ये कंपोनेंट एफई को बैलेंस करेगा, ये एमजी को बैलेंस करेगा, ये थीटा एंगल है, तो टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा। सही है क्या? तो बेटा टी कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एमजी, और टी साइन थीटा किससे बैलेंस कर रहा है, एफ ई को बैलेंस कर रहा है। अब क्या करना होता है, इन दोनों को डिवाइड कर देना होता है। तो बेटा जी आपको मिलेगा, इसको ऐसे डिवाइड कर दो तो मुझे मिलेगा tan नहीं कोट मिल जाएगा, तो कोट ऑफ थीटा की वैल्यू होगी mg डिवाइडेड बाय एफ ई। अब क्या करना होता है बेटा, इसमें भी एक का एफबीडी बनाना पड़ता है सेकंड केस में, और फिर फोर्सेस बैलेंस करोगे तो ऐसे फोर्स होगा mg, ऊपर होगा बायोंसी फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट बनेगा mg माइनस एफ बी, और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई डैश हो जाएगा बेटा, और ऐसे होगी टेंशन टी डैश। अब बेटा ऐसे ये वाला एंगल थीटा है, टी डैश का ये कंपोनेंट जो हैगा वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी माइनस एफ बी को बैलेंस करेगा। तो आप सेकंड केस में क्या लिखोगे, आप लिखोगे टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू एम जी माइनस एफ बी, और बेटा जी इधर वाला कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा जो है वो बैलेंस करेगा एफ ई डैश को। समझ आ रहे हो बात? अब बेटा इसमें भी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको कोट मिल जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू मिलेगी एम जी माइनस ऑफ एफ बी डिवाइडेड बाय एफ ई डैश। अब बेटा थीटा चेंज हुआ ही नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं कोट थीटा को। अगर इन दोनों को बराबर करोगे तो आपको मिलने वाला है एम जी डिवाइडेड बाय एफ ई इज इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एफ बी डिवाइडेड बाय एफ ई डैश। अब दूसरी बात सुन लो बेटा, अगर एंगुलर सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है तो बेटा जी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, तो अब नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ रखा है। तो यहां पे मैं एफ ई बाई के लिख दूंगा, तो बाई के यहां आ जाएगा। अब बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से के की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है बेटा जी एम जी डिवाइडेड बाय एम जी माइनस ऑफ एफ बी। अब बेटा एम जी की वैल्यू लिख देंगे, एम जी क्या होगा, एम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉल। वॉल्यूम मान लेते हैं वी है, वो डेंसिटी आपको रिलेटिव वाली दे रखी है, बॉल की कितनी दे रखी है 1.4, तो 1.4 इंटू रो वाटर इंटू जी, ये एम जी हो गया, डिवाइडेड बाय एम जी अगेन वी इंटू 1.4 इंटू रो वाटर इंटू जी, माइनस ऑफ बायोंसी फोर्स होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि कितना है बेटा 0.7 इंटू रो वाटर इंटू जी है। ऐसा जब करोगे तो वी रो वाटर जी, वी रो वाटर जी, वी रो वाटर जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की जो वैल्यू मिलने वाली है बेटा वो मिलने वाली है 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 0.7, तो उसको सोल्व करोगे तो 0.7 आएगा, तो सोल्व करने पे 2 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से होगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इतने हैं इसमें, ये अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जितने भी हमने डिस्कस किए। तो इनमें हो सकता है कि डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है मे बी। तो आई होप आपके जो पेपर आगे जाएंगे, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके पेपर बहुत अच्छे जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।